हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 26 मई और 26 मई साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेशन हमारा बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी रहने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने कल वोटिंग की होगी यकीनन। और आपका हरियाणा में वैसे देखा जाए ना, इस बार वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। पिछले 20 सालों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम देखने को मिला। परसेंटेज में गिरावट काफ़ी देखने को मिली है। लोगों की संख्या वाइज देखा जाए तो भी गिरावट देखने को मिली। शायद उसकी वजह ये रही होगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी के चलते हुए लोग वोट डालने ही नहीं जा रहे थे, घर से निकल ही नहीं पा रहे थे। और उसके बीच बीच में मुझे ये भी मतलब समझ में आ रहा था कि क्या करना है अपने वोट डाल के, सारे हैं तो एक ही जैसे, ठीक है ना। मतलब ये भी बातें कहीं ना कहीं एक फैक्ट है। खैर, आपने तो वोट दिया होगा, है ना। बताना मुझे कमेंट में ज़रूर आप लोग। वो जिम्मेदारी है आपकी, वैसे निभानी ही ज़रूर चाहिए, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मंजिल बैच स्टार IQ एप्लीकेशन पे है। ICT और जीके के लिए आप इसे भी बाय कर सकते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस विधायक का निधन हो गया है। देखो, ऐसा है कि रनिंग वोटिंग, हमारे वोटिंग चल रही थी या लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, उसी दौरान एक दुखद खबर है। हरियाणा में जो फिलहाल करंट सिटिंग विधायक है, उनका नाम था मतलब राकेश दौलताबाद जी, इनका देहांत हो गया हार्ट अटैक की वजह से। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का ठीक है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हरियाणा के 10 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ था। गुरुग्राम के बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 45 साल की ही इनकी उम्र है। हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है। और 2019 के चुनाव में बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे जीत हासिल की थी। इसके बाद बीजेपी सरकार को इन्होंने समर्थन दे दिया था और बीजेपी कैंडिडेट मनीष यादव को इन्होंने हराया था। और समाज सेवी के रूप में इनकी एक बहुत अच्छी इमेज भी थी। वैसे हरियाणा के अंदर ये तो दुखद खबर है ही है, के साथ साथ अब आपको पता है कि बीजेपी के पास में ऑलरेडी बहुमत की तो कमी थी ही थी। और अब एक सीट और कम हो गई, तो समझ सकते हैं आप लोग कि इनके बहुमत का आंकड़ा और गिर गया। मतलब तीन थोड़े दिन पहले निर्दलीय विधायकों ने समर्थन इनसे वापस ले लिया था, अब एक और चला गया है। तो अब तो ये 4 जून को देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद ही जीत पाते हैं कि नहीं पाते। करनाल के अंदर उपचुनाव भी हुए थे ना साथ के साथ में, तो देखते हैं कि वो खुद ही जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। स्टार्टअप शहरों की टॉप 50 की लिस्ट में हरियाणा का कौन सा शहर शामिल हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला सवाल है। टॉप 50 लिस्ट में शामिल हुआ है गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अभी रिसेंटली पिच बुक ने साल 2024 के लिए ग्लोबल वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम, ये रैंकिंग का अनावरण किया है जिसमें संपूर्ण विश्व के टॉप 50 स्टार्टअप शहरों को दिखाया गया है। और इसमें वैश्विक स्तर पर टॉप 50 शहरों में 3 भारतीय शहर शामिल है, जिसमें मुंबई 32वें स्थान पे है, बेंगलुरु 34वें स्थान पे है और गुरुग्राम 48वें स्थान पे है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। मतलब भारत में टोटल 3 ही है, जिसमें से एक अपने हरियाणा का गुरुग्राम भी शामिल हो गया। वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभी रिसेंटली जो है ना, बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे डेवलपमेंट ये भी देखने को मिली है। लगातार मल्टी बिलियन डॉलर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बहुत सारे स्टार्टअप ग्रो हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हो रही है। और ये डेटा जो है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी जिसके कार्यालय लंदन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को और सिएटल में है, ये वित्तीय डेटा है इनका सबका पिच बुक का जो दिया हुआ है अभी। अभी हरियाणा सरकार की किस ई पहल के कारण सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मतलब पूरे हरियाणा में ये नकारी जा रही है ई स्कीम, और ये ई स्कीम का हो या ई पहल कहिए, ये दोनों है। एक है परिवार पहचान पत्र, एक है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इन दोनों को ही हरियाणा के लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जा रहा है। कुछ ई पहलों के लिए हितधारकों के एक वर्ग की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ये फिलहाल के लिए हरियाणा में चुनावी मुद्दा भी था। सरकार किसकी आएगी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा कुछ है नहीं कि लहर है या एक तरफा है, ऐसा कुछ माहौल बिल्कुल था ही नहीं। वैसे तो वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम हुई है, और दूसरी बात, वोटिंग परसेंटेज कम के साथ साथ कोई मतलब ऐसा मुद्दा भी नहीं था। और परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरे बुरा, ये दोनों के दोनों ही जो है ई पहल है। परिवार पहचान पत्र क्या है, ये बेसिकली सारे एक पर्टिकुलर फैमिली का कंप्लीट डेटा ब्यौरा है,
जिसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन दोनों को ठीक ढंग से ना लागू करने की वजह से सारा हरियाणा जो है ना वो इसको नकार रहा है फिलहाल के लिए। पेपरलेस फेसलेस स्कीम है, हालांकि ई स्कीम है, 8 अंकों का एक इसमें एक विशेष आईडी नंबर है जिसमें स्कॉलरशिप हो, सब्सिडी हो, पेंशन हो, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ ही इसमें कनेक्टेड हैं। और इसका उद्देश्य बस यही है कि एक ही नंबर से, एक ही फैमिली आईडी से सारा कंप्लीट डेटा जो है वो यूज़र का लिया जा सके। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, इसे साल 2022 में स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों के निवारण के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से किसान कहीं से भी अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते थे, लेकिन ऐसा रियलिटी में प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। 2019 जुलाई में ये परिवार पहचान पत्र योजना है, इसको औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत कर दी गई थी और 4 अगस्त 2020 को तो लोगों को कार्ड भी बांट दिए गए थे लगभग आते आते, ठीक है। तो ये 2 स्कीम थी। हालांकि परिवार पहचान पत्र पे एग्जाम में कई बार सवाल बन चुके हैं ट्रिपल पी पे, तो आप के पेपर में आए तो आप इसको बता सकते हैं, और इसी करके मैंने भी क्वेश्चन बनाए क्योंकि दोनों खूब न्यूज़ में है ये, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि परिवार पहचान पत्र जो है ना, इसमें जो 8 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर है, इसमें अभी मैंने 2-3 चीज़ें तो बताई आपको, किसी इसका स्कॉलरशिप है या पेंशन अटैच होती है, और इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं आप मुझे बताना। ये क्वेश्चन एचटेट के पेपर में आया था, तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और एग्जैक्ट ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कौन से ज़िले से स्टार्ट हुई थी परिवार पहचान पत्र, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को।